हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर हमारी जीएस मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज़ का आज के सेशन में मॉक टेस्ट 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्रॉपर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मॉक टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंदा या फिर अर्जुन एरिगेसी। तो करेक्ट आंसर है इसका आर प्रज्ञानंदा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस 2026 का टाइटल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट करी है। वे इस प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने। नॉर्वे चेस की शुरुआत 2013 में हुई थी। 2026 में इसका 14वां एडिशन ओस्लो नॉर्वे में आयोजित हुआ था। वुमेन्स कैटेगरी में देखें तो ये टाइटल किसने जीता है? बीबी सारा ने जीता है। एंड अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में तो टाइटल जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए कांची, वातापी, तंजावुर या फिर मदुरै। तो चालुक्य वंश की प्रारंभिक कैपिटल वातापी थी, वर्तमान बादामी। इस वंश के फाउंडर पुलकेशन प्रथम थे। पुलकेशन द्वितीय इस वंश के सबसे फेमस रूलर माने जाते हैं, जिन्होंने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। बादामी, एहोल और पटदकल के जो प्रसिद्ध टेम्पल हैं वो इसी वंश से जुड़े हुए हैं। पटदकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। यहाँ पर वातापी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ओजोस डेल सालाडो, माउंट किलिमंजारो या फिर माउंट फूजी। तो ओजोस डेल सालाडो विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। ये चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर एंडीज माउंटेन रेंज में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है? 6893 मीटर, 6893 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये सबसे ऊंची पीक है, लेकिन वॉल्केनो नहीं है। वहीं अगर किलिमंजारो की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा डोरमेंट वॉल्केनो माना जाता है। यहाँ पर पूछा गया एक्टिव मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि है ओजोस डेल सालाडो। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को जनता के कल्याण, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर स्थापित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 37, 39, आर्टिकल 38 या फिर आर्टिकल 36। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को ऐसी सोशल ऑर्डर बनाने के लिए कहता है जिससे जनता का कल्याण हो और समाज में न्याय स्थापित हो। तो आर्टिकल 38 जो है राज्य को निर्देश देता है कि वह ऐसी सोशल ऑर्डर स्थापित करे जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सभी लोगों को मिले। इसका मुख्य उद्देश्य वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और समाज में असमानताओं को कम करना होता है। यहाँ पर आर्टिकल 38 बिल्कुल करेक्ट होगा। आर्टिकल 39 जो है ये राज्य की नीति के विषय सिद्धांत से संबंधित है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते बोलता है। आर्टिकल 36 जो है डीपीएसपी में स्टेट की परिभाषा देता है। क्लियर। नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनाने वाले विटामिन का नाम क्या है? विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक विटामिन होता है। ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से हेमरेज यानी कि अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है। इसके गुड सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेबल्स हो गए, ब्रोकली हो गया, ये सभी इसके गुड सोर्स हैं। विटामिन के, डी आंसर। नेक्स्ट है, 6 जून 2025 में किस भारतीय राज्य में देश का पहला बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है गुजरात कांडला, तमिलनाडु तूतीकोरिन, महाराष्ट्र जैन पोर्ट या ओडिशा पारादीप। तो यहाँ पर गुजरात कांडला बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का देखिए पहला कमर्शियल स्केल ग्रीन हाइड्रोजन हब गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट पर विकसित किया जा रहा है। गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत ने 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। रिलायंस, अडानी और एनटीपीसी जैसी कंपनियां जो है ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्ट पर काम कर रही है। यहाँ पर गुजरात कांडला बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम से पहले ऐसे और प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए 50 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज तैयार कर रखी है।
सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 50 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब एक मॉक टेस्ट की कॉस्ट 1 रुपए से भी कम पड़ती है। हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और फील बिल्कुल एग्जाम जैसा है। अभी एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचाएं। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगभग 50 दिन में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और अगर सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो 25-30 दिन में पूरा रिवीजन और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। देखो, एक रियलिटी क्या है, जीएस में इंप्रूवमेंट पढ़ने से कम और अपनी मिस्टेक पकड़ने से ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। दोनों जगह पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसद में कब आरंभ होता है? 10 बजे सदन की शुरुआत पर, प्रश्नकाल के तुरंत बाद मतलब 12 बजे, अवकाश के बाद, या फिर अध्यक्ष की अनुमति पर किसी भी समय। तो करेक्ट आंसर है इसका प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे। 0 आवर संसद में प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद दोपहर में 12 बजे शुरू होता है। ये 1962 से प्रैक्टिस में है, लेकिन किसी संविधान या फिर नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। इस दौरान सांसद बिना पूर्व सूचना के पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे उठा सकते हैं। यहाँ पर बी आंसर। भारत में नई कर व्यवस्था किस वित्तीय वर्ष, किस फाइनेंशियल ईयर से वैकल्पिक रूप से लागू हुई थी? 2018-19, 19-20, 20-21 या फिर 2022-23? तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू की गई थी, जिसकी घोषणा 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इसमें टैक्स रेट कम रखे गए, लेकिन अधिकांश डिडक्शंस जो है और एग्जम्पशंस वो हटा दिए गए। वर्तमान में यही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी है। 2020-21 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, मीनाकारी कला किस राजस्थानी शहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जैसलमेर? कौन सा राजस्थानी शहर? जयपुर। मीनाकारी धातुओं पर की जाने वाली जो रंगीन एनामेल आर्ट होती है, उसके लिए जयपुर जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये जो कला है मुगल काल में पर्शिया से भारत आई थी। राजा मानसिंह के संरक्षण में जयपुर इसका प्रमुख सेंटर बना। जयपुर का जौहरी बाजार आज भी मीनाकारी ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। जयपुर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है, टेबल टेनिस की गेंद का मानक व्यास मतलब डायमीटर कितना होता है? 30 mm, 40 mm, 44 mm या 50 mm? तो ITTF के अनुसार टेबल टेनिस बॉल का जो स्टैंडर्ड डायमीटर होता है वो 40 mm होता है। कितना? 40 mm। सन 2000 से पहले इसका जो आकार था वो कितना था? 38 mm था। गेंद का स्टैंडर्ड वजन 2.7 ग्राम होता है। एग्जाम में टेबल का साइज पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर होता है। और नेट की ऊंचाई जो होती है वो 15.25 सेंटीमीटर होती है। ये भी पूछी जाती है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 40 mm। 11 जून 2025 में किस भारतीय रेल परियोजना के अंतर्गत अंजी खड्ड पुल, जो कि भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है, उसका उद्घाटन हुआ? ऑप्शन है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, बी ऑप्शन है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, सी है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत, या डी ऑप्शन है समर्पित माल ढुलाई गलियारा? तो यहाँ पर अंजी खड्ड ब्रिज की बात करें, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका मुख्य पायलन की ऊंचाई 193 मीटर है और इसमें 96 केबल लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ए आंसर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय मार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की? ऑप्शन है ग्रीन हाईवे, आयुष वाटिका, संजीवनी पथ या आरोग्य वन? तो NHAI ने नेशनल हाईवे के किनारे मेडिसिनल प्लांट्स लगाने के लिए आरोग्य वन पहल की शुरुआत करी थी। पहले फेज में 11 राज्यों की 17 लोकेशंस को चुना गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना और बायोडायवर्सिटी को मजबूत बनाना है। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। यह भी क्लियर रखिएगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? राहुल सिंह, हिमांशु गुप्ता, लोखंडे प्रशांत सीताराम या फिर वरुण भारद्वाज? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इससे पहले वो गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ट्रांसफर किया गया।
सीबीएसई की बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जूडो की तकनीकों और नियमों के बारे में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है शीमेवाजा कोहनी को निशाना बनाने वाले आम लॉक हैं। सेकेंड ऑप्शन है यदि कोई खिलाड़ी इपोन स्कोर करता है या फिर उसे हंसोकू मैक मिलता है तो जूडो मैच तुरंत समाप्त हो जाता है। सी ऑप्शन है जूडो का प्रहार और किक कर सकते हैं लेकिन कोहनी के अलावा अन्य जोड़ों पर हमला नहीं कर सकते। और डी ऑप्शन है होन्सुकू मैक जूडो में एक मामूली पेनल्टी है। तो करेक्ट आंसर हमको फाइंड करना है जो कि बी वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है। जूडो में इपोन सबसे बड़ा स्कोर माना जाता है। जैसे ही कोई खिलाड़ी इपोन हासिल करता है मैच तुरंत समाप्त हो जाता है। इसी तरह होन्सुकू मैक यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन मिलने पर भी मुकाबला वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, जूडो मुख्य रूप से थ्रो, होल्ड और लॉक टेक्निक्स पर आधारित मार्शल आर्ट होता है। यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 6th, 10th, 5th या फिर 8th? तो भारत में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की प्रक्रिया 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 के बीच में चली थी उसमें लागू की गई थी। हालांकि एलपीजी रिफॉर्म्स की घोषणा 1991 में की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए खोलने का निर्णय लिया था। एलपीजी का अर्थ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन का वो सिद्धांत प्रिंसिपल सबसे पहले किसने दिया था जो ये मानता है कि हर एक सब्सटेंस का एक विशेष झुकाव अनुपात मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है? ऑप्शन है विले ब्रॉड, सिलेनियस, डेनिस गेबोर, थॉमस यंग या फिर डेविड बूस्टर। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा विले ब्रॉड स्लेनियस। इन्होंने स्नेल्स लॉ दिया था जो कि प्रकाश के अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन को समझाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। हर एक पारदर्शी पदार्थ का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एसएससी में ध्यान रखिएगा, स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फाइबर ऑप्टिक्स से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर ए आंसर। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम क्या है जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी? सैदी अली रईस, एंटोनियो मोन्सेरेट, पीटर मुंडी या फिर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर? यहां पर करेक्ट आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री और जौहरी थे जिन्होंने मुगल काल में भारत की 6 बार यात्रा करी थी। उन्होंने भारत के हीरा व्यापार, अर्थव्यवस्था और मुगल प्रशासन का विस्तृत वर्णन भी किया। इनकी जो पुस्तक है 6 वॉयजेस वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण सोर्स भी मानी जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी में कोहिनूर हीरे का उल्लेख भी देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में रखे इस बेशकीमती हीरे को अपने हाथों में लेकर देखा था। तो यहाँ पर जीन बैप्टिस्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कौन कौन पूंजी खाते मतलब कैपिटल अकाउंट का गठन करते हैं? फॉरेन लोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रिमिटेंस या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? तो कैपिटल अकाउंट में वे ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं जो किसी देश की एसेट और लाइबिलिटीज को प्रभावित करते हैं। फॉरेन लोन्स, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसके मेन कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जबकि प्राइवेट रेमिटेंस करंट अकाउंट का हिस्सा होती है। बीओपी को मुख्यतः करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिवाइड किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। यहाँ पर 1, 2, 4 जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा में आर्टिकल 110 कितने प्रकार के विषयों को सूचीबद्ध करता है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो आर्टिकल 1101 में मनी बिल से जुड़े 7 प्रकार के विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें टैक्स लगाना, बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनसे संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और केवल सुझाव ही दे सकती हैं। यहाँ पर 7 बिल्कुल करेक्ट होगा। बिजली के 1 यूनिट का मानक मान क्या होता है? 1 वॉट, 1 किलो वॉट आवर, 1 हॉर्स पावर या फिर 1 जूल? तो बिजली के बिल में 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलो वॉट आवर, यानी 1000 वॉट का कोई उपकरण 1 घंटे चलने पर 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे चलेगा तो भी वो 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा। क्लियर? 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। ये भी क्लियर रखना, क्वेश्चन बनता है इससे भी। नेक्स्ट आता है एनी बेसेंट के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वे होम रूल आंदोलन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार थी, होम रूल मूवमेंट। दूसरा है, वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। एनी बेसेंट ने 1916 में भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी थी, इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखिए 1875 में मैडम ब्लावत्स्की ने करी थी और हेनरी ऑलकॉट ने। तो एनी बेसेंट बाद में इसे जुड़ी थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यहाँ पर ए आंसर सही होगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पीएम और सीएम दोनों अपनी अपनी निचली संसद के विघटन की सलाह दे सकते हैं। दूसरा है, केवल प्रधानमंत्री ही संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। यहां पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं, जबकि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर स्टेटमेंट बताया गया है जो कि पूरी तरीके से गलत होगा, ए आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से गलत का हमको यहाँ पर चयन करना है। पहला ऑप्शन है, अवसादी शैलें पदार्थ के निक्षेपण तथा उसके बाद जल निकायों एवं पृथ्वी की सतह पर सीमेंटेशन से बनती है। दूसरा है, बेकॉल शैलें घुले हुए पदार्थों के विलयन से अवक्षेपित होकर बनती है। तीसरा है, आग्नेय शैलें मैग्मा या फिर लावा के ठंडा होने और ठोस बनने से बनती है। एंड ऑप्शन डी है, कायांतरित शैलें पृथ्वी की गहराई में उच्च ताप और दबाव के कारण बनती है। तो देखने पे क्लियरली समझ में आ रहा है ऑप्शन बी में यहाँ पर स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जियोलॉजी में बेकाल रॉक जो होती है इस नाम की कोई भी मान्य रॉक कैटेगरी में नहीं होती हैं। घुले हुए पदार्थों के अवक्षेपण से बनने वाली शैलें केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया या फिर रॉक सॉल्ट हो गया, ये सभी। ठीक है, एसएससी में अक्सर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं, इसलिए क्लियर रखिएगा इसको। अगला आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो कि इनमें से किसका निर्माण करते हैं? डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो ट्रांजिशंस एलिमेंट जो हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 से ग्रुप 12 में पाए जाते हैं और डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इन एलिमेंट्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सबशेल्स में प्रवेश करता है। आयरन, कॉपर, जिंक इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं यहाँ पर डी ब्लॉक। नेक्स्ट है, उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें प्रकाश के मार्ग में आने वाली कोई अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो जाती है और प्रकाश उसके चारों ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है और सीधी रेखा में नहीं चलता है? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं विवर्तन, मतलब डिफ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, प्रकाश किसी छोटे ऑब्जेक्ट या फिर नेरो स्लिट के किनारों के चारों ओर मुड़ जाता है। ये प्रभाव तब अधिक दिखाई देता है जब ऑब्जेक्ट का आकार प्रकाश जो है, लाइट है, उसकी वेवलेंथ के आसपास हो। याद रखना है, रिफ्लेक्शन में प्रकाश वापस लौटता है, जबकि रिफ्रैक्शन में माध्यम जो होता है, मीडियम, वो बदलने पर दिशा बदलता है। यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका जीएस थोड़ा सा वीक है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका स्कोर बार बार 10 से 15 नंबर के आसपास अटक रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स रेडी कर रखा है, जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलता है। आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास में और आप इसको ईजिली खत्म कर सकते हैं और अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले मॉक टेस्ट में। टिल देन, बाय बाय।